हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर BHIC 131 का इंग्लिश मीडियम भी लेके आइए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम भी क्लास करवाइए क्योंकि एग्जाम है सर, डाउट बहुत हो रही है इसमें। देखिए, आप लोगों के कमेंट और रिक्वेस्ट से मैं ये क्लास खुद से ले रहा हूँ और टाइम नहीं है, सच में टाइम नहीं है। टाइम को देखते हुए मैं लेके आया हूँ और आप लोग कंप्लीट ये वीडियो वॉच करना। एंड ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको PDF जो है, नोट्स आपको परचेज कर लेना है व्हाट्सएप से, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लिया गया है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए, ये जो है आपको PYQ के 5 इयर्स PYQ के अकॉर्डिंग लिया गया है, जो आपके स्टूडेंट्स जून 26 के लिए और दिसंबर 26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप चैनल में न्यू हो स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टा में कोई भी डाउट हो इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का क्या पैटर्न है। एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं ये आपको देखना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको दिसंबर 2025, जस्ट कुछ महीना पहले जो एग्जाम हुआ था आपका, दिसंबर 2025 में एग्जाम हुए, इसके क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है इसका। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2025 का। दिसंबर 2025 का ये जो है आपका कोड है आपका, इसका टाइटल क्या है भैया? हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू C 300 सी। देखो, ये आपने क्या देखा है, जो ये हिस्ट्री है इंडिया का, भारत का जो इतिहास है, ये 300 सी तक का है ना, समझ में आ रहा है? मतलब कि प्राचीन काल से लेकर 300 सी तक, आप समझ रहे हो? अब प्राचीन काल क्या भाई, उस समय की बात है। ये प्राचीन काल उस समय की बात है, 20 लाख पहले, है ना। 20 लाख ईयर्स यगो की बात कर रहे हैं, 20 ईयर्स यगो की बात कर रहे हैं। उस समय से लेकर 300 सी तक का टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिलेगा इस बुक में, इस सब्जेक्ट कोड की जरूरत है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल ये सब्जेक्ट कोड है, बहुत कुछ इसमें सीखने को हमें मिलता है। देखिए, ये जो एग्जाम आपका होता है 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, इसमें अधिकतम मार्क्स आपको 100 मिलते हैं। कोई भी 5 प्रश्न का जवाब देना है, 5 प्रश्न को अटेम्प्ट करने हैं 400 वर्ड्स में। 400 वर्ड्स के का मतलब ये हुआ कि मीन्स आपको 4 पेजेस लिखने होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर जो है कि 4 पेजेस में लिखने होंगे। अंडरस्टैंड? और एक सेक्शन से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट करने हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 क्वेश्चन। आपको 2 सेक्शन दिए होंगे, सेक्शन ए, जिसमें से अगर आप 3 क्वेश्चन बनाते हैं तो सेक्शन जो 2 होगा, सेक्शन 2 होगा, उसमें आपको 2 बनाने होंगे। सेक्शन ए में अगर आपने क्या बनाया, सेक्शन में ए में 3 क्वेश्चन बनाया, तो सेक्शन 2 में आपको 2 क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो टोटल आपको सभी सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करना है। समझ गए? आपको मैं एक सजेस्ट ये करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो आपके सेक्शन है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से आप लोग, दिसंबर 25 का है, इसे भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा। जो क्वेश्चंस है एक बार है ना, थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसे समझ लीजिएगा कि ये क्या है, नहीं है। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का है, जिसे आपको 4 या 5 पेज में लिखने हैं। आप छोटे-छोटे लिखते हैं तो 4 पेज, बड़ा-बड़ा लिखते हैं तो भाई 5 पेज में लिखना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के हैं, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट्स दिया गया है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं। कोई भी जो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि सेक्शन ए में आपने क्या देखा, 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। सेक्शन 2 यहाँ पर स्टार्ट होता है। सेक्शन 2 में भी 5 वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर में 20 मार्क्स की, ये भी 4 से 5 पेज इससे भी लिखना है, ठीक है। उसी तरह से 6 नंबर में भी उसी तरह से है, 6 नंबर में भी उसी तरह है, 20 मार्क्स के। 7 नंबर में भी उसी तरह 20 मार्क्स के।
और आगे जो है आपका 8 नंबर, यहाँ भी 8 नंबर में टिप्पणी है। मतलब कि सेक्शन ए में जिस तरह से शॉर्ट नोट्स था, उसी तरह से सेक्शन बी में भी शॉर्ट नोट्स है। 3 क्वेश्चंस लॉन्ग है 20 मार्क्स के, एंड लास्ट वाला आपका शॉर्ट नोट्स वाला है उसमें भी। इस तरह से इसमें भी 4 क्वेश्चंस आपके हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस या फिर 3 क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट नोट्स का। बाकी सेक्शन ए या बी में आपको टोटल मिला के 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ये आपने पैटर्न देखा। सो चलिए हम लोग अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम को देखते हुए मैं आपको यहाँ पे देखिए अभी टाइम की प्रॉब्लम है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन ज्यादा फोकस करूंगा कि क्वेश्चन को सही से समझा दूं, ताकि जो आप आंसर हो इजीली लिख पाओ। और यहाँ पे जो मैंने नोट्स में पॉइंट दिया है, वो पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। आपको पॉइंट याद रखना और आंसर जो है कि अपने मन से सोच कर लिखना है, ठीक है। इसी पर आपको निर्भर नहीं रहना है। ये नोट्स अभी तक आप लोगों ने परचेस नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द बेसिक फिजियोग्राफिक, ठीक है, डिविजन्स या फिर रीजन्स एंड ऑफ इंडिया, हाउ हैज ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस्ड इंडियन हिस्ट्री। कह रहा है कि भारत के जो बेसिक भौगोलिक क्षेत्र हैं, विभाजन क्षेत्र हैं, जो अलग अलग भारत में, ठीक है, तो वो कौन से हैं, और भौगोलिक जो क्षेत्र हैं इनमें भूगोल के अकॉर्डिंग आप देखा जाए, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भूगोल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया, है ना, किस प्रकार क्या क्या भाई प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन में आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझना है आंसर इजी लैंग्वेज में। India is a vast landmass characterized by highly diverse geographical features that have deeply shaped its historical evolution. कह रहे हैं तो जो भारत है, भारत के एक विशाल भूभाग, भारत जो है क्या है भाई, भारत जो है, इंडिया जो है एक विशाल भूभाग है ना। विशाल, वेस्ट मतलब क्या होता है, विशाल, वास्ट, वेस्ट, ठीक है, वास्ट लैंड मास, बहुत ही बड़ा भूभाग है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग अत्यधिक जो विविधतापूर्ण इसकी जो बात है, जो भाग है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं छुपी है, और जो हमें ऐतिहासिक तौर पे देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम समझना चाहें तो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं, हिस्टोरिकल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि भाई इसमें ये देखेंगे कि उस समय जो जब हमारे पौरष का टाइम था, जब हमारे पुराने समय में युद्ध होते थे, ठीक है, तो उन समय में जो है कि ये सब जो विशाल लैंड मास थे, वास्ट वेस्ट जो लैंड मास थे, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल था। क्योंकि जो आक्रमणकारी होते थे, जो आक्रमण करते थे, अटैक करते थे कहीं दूसरे देश से दुश्मन, तो वो अटैक करने से हमारे जो ये वेस्ट लैंड मास है, वो बहुत ही हेल्पफुल होता था हमारे लिए, और कई युद्धों में हमें इससे जीत मिली। कई युद्धों में हमने दुश्मनों को पराजित किया, ये वेस्ट लैंड मास से। अंडरस्टैंड द बेसिक physiographic divisions and their historical impact are detailed below। तो यहाँ पे कुछ हम लोग नाम देखेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ नाम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, कि जो हमारे कुछ वेस्ट जो लैंड मास है, उनमें से कुछ कुछ लैंड मास के हम लोग नाम देखेंगे, समझेंगे ये क्या हमारे लिए कितना यूजफुल रहा, ठीक है। द हिमालय माउंटेन्स, ये हिमालय पर्वतमाला हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहा, ये हिस्टोरिकल, ये माउंटेन कैसे बना है, क्यों भाई, हिस्टोरिकल जो लैंड मास, ये क्यों कैसे कह रहे हैं हम लोग, क्या आखिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट्स पढ़ के बताऊंगा कि दीज मैसिव माउंटेन रेंजेस एक्टेड एज अ फॉर्मेडेबल northern wall protecting the Indian subcontinent from the freezing Arctic winds and acting as a natural defense against frequent foreign invasions। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पर्वत श्रृंखला में से ये जो दुर्जय, ये जो हिमालय माउंटेन्स है, ये उत्तरी दीवार का काम करता है, ठीक है। ये कौन सा दीवार का काम करता है, उत्तरी दीवार, उत्तर उत्तर के साइड से जो आक्रमणकारी है,
अगर वो लोग हम पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है, ठीक है? उनसे हमें बचने का मौका मिलता है, ठीक? क्योंकि वो बहुत इतने दूर-दूर तक है ना, इतना ऊँचाई में है ना, कि वहाँ से जो आक्रमणकारी आएँगे, उनको टाइम भी लगेगा और वहाँ पे आने उनसे पार करके आना बहुत ही मुश्किल भी होगा उनके लिए। अंडरस्टैंड? सो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम करता है, दीवार की तरह काम करता है, ठीक है? तो ये जो है कि आक्रमण के प्रति हमें रक्षा करता है, ठीक है? और इन इन कौन से रक्षा करता है? प्राकृतिक रूप से हमारी रक्षा करता है, ठीक है? सो ये इतने इम्पोर्टेंट है। एंड आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है आपका यहाँ पर द इंडो गैंगेटिक प्लान्स। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लान है आपका कहाँ पे है? ये जो प्लेन्स है, ये वेस्ट लैंड मास के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे जो इनके बारे में बताया जाए, ये भारत के उत्तर भाग में फैला है। कौन भाग में फैला है? भारत के उत्तर भाग में फैला है, ठीक है? और ये जो है कि बहुत ही बड़ा उपजाऊ मैदान है। ये जो मैदान है यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेती होते हैं, बहुत अच्छा उपजाऊ उपजाऊ मैदान है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंडो आपको देखने को मिल रहा होगा, इंडो, ठीक है? तो इंडो का मतलब होता है ये इंडो सिंधु नदी के अकॉर्डिंग, ठीक है? इंडो मतलब इंडस, इंडो जो है कि इंडो का ये समझो कि इंडस, ठीक है? और इंडस जो है वो सिंधु है, और सिंधु क्या है भाई? एक नदी है, ठीक है? तो ये इंडो गैंगेटिक मतलब कि गंगा, ठीक है? यहाँ पे गंगा, और प्लेन्स मतलब कि मैदान, ठीक है? तो ये सिंधु नदी के बगल में, ये यानी कि ये जो है सिंधु और गंगा नदियों द्वारा बनाया गया एक विशाल मैदान है, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। सो ये इसमें क्या बात है भाई? ये जो है कि हजारों साल तक नदियों पहाड़ियों से मिट्टी लाकर यहाँ जमा करती रही, और ये धीरे धीरे क्षेत्र में बहुत बड़ा इस पे उपजाऊ होने लगा, मतलब ये बहुत बड़ा विशाल होने लगा। और यहाँ पर जो कि इस साइड में जो भी खेती करते हैं, उनका खेती बहुत ही अच्छा होता है। ये जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत है, और बड़े-बड़े शहर यहाँ पे इसके साइड में बसे हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग समझ गए, इंडिया के उत्तर से लेकर यहाँ पे इंडिया के उत्तर से लेके भाग से लेकर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ये जगह फैली हुई है, अंडरस्टैंड? तो इनकी अगर प्रमुख नदियाँ की बात करें तो आप ये समझ लेना कि गंगा, ठीक है? गंगा, यमुना, ठीक है? यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सब है। समझ गए? तो ये जो है हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा बनाया गया उपजाऊ और समतल भूमि को ही हम लोग क्या कहेंगे? द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। सो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बुक के अकॉर्डिंग एक बात और भी बताना है कि इस जो नदी के किनारे, इस नदी के पास आपको वैदिक सभ्यता, ठीक है, महाजनपद, ये मौर्य साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, ये सब सभ्यता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखने को मिला था, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लो, तो ये लोग यहाँ पे बहुत ही यूजफुल वर्क किए थे, ठीक है? और ये बात समझ में आपको अच्छा से आ रहा होगा। तो हम लोग अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। दी पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब कि इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि ये जो पठार है, प्राद्वीपीय पठार है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? प्राद्वीपीय पठार। तो इसको देखेंगे, करेक्टराइज्ड बाय रॉकी टेरेस, dense forest and hill ranges like the Vindhyas. This central and southern region naturally isolated the southern part of India from the continuous political upheavals of the north. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विंध्य जैसी पर्वत, कौन सी पर्वत? चट्टानों की जो ये भूभाग वाली व्यवस्था, इसमें क्या है कि जो चट्टानों के भूभाग वाले, मतलब बड़े-बड़े भाग वाले जगह, ये इसको बोला जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे
विंध्य जैसी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि इसमें घने जंगल, ठीक है। कौन से जंगल? इसमें घने जंगल वाले क्षेत्र देखने को मिलेंगे। भारत के दक्षिण भाग को उत्तर के निरंतर राजनीतिक उथल पुथल के स्वाभाविक रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो है कि आपने क्या देखा कि ये इस क्षेत्र में काफी जंगल होने की वजह से ये क्षेत्र हमें बहुत सारी चीजों से हेल्प करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इतिहास के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों में हमारा ये मदद किया ये जगह। एंड आगे देखते हैं। आगे है आपका द जोग्राफिकल आइसोलेशन अलाउड द सदर्न रीजन्स टू डेवलप देयर ऑन डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स, लैंग्वेजेस एंड डीप रोटेड कल्चरल आइडेंटिटीज। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इस भौगोलिक अलगाव ने, इस जो जगह है, इसके जो भौगोलिक अलगाव ने दक्षिण क्षेत्र को अपनी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था और भाषा और गहरी सांस्कृतिक पहचान को विकसित करने में हमारी मदद की। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे वर्क किए जिससे सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला। आगे, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, India's incredibly long coastline naturally encouraged the development of shipbuilding and navigation। तो ये जो कि ये हमारा कैसे हेल्प कर रहा है, देखो ये जो है कि भारत के अविश्वसनीय रूप से लंबी तट रेखा ने स्वाभाविक रूप से हमें यहाँ पर जहाज निर्माण और नौवहन वाला काम विकास देखने को हमें मिला। ठीक है, इसके वजह से this allowed southern kingdom to establish highly profitable and extensive maritime trade networks with distant islands like the Roman Empire and Southeast Asia। इससे दक्षिणी राज्यों को रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूरस्थ देशों के साथ अत्यधिक लाभदायक और व्यापक समुद्री व्यापार नेटवर्क स्थापित की सुविधा हमें मिली। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। ये सब पॉइंट आपको इसी तरह से याद करने हैं, समझने हैं, ठीक है, नोट्स लेने के बाद। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कह रहे हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है हिस्ट्री को जानने के लिए, कौन सी? एंशियंट हिस्ट्री को। तो बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे हम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि जो हमारा इतिहास था, हमारा जो प्राचीन हिस्ट्री था वो क्या था। ये बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिससे हम लोग समझ पाते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं। समझिए, जो यहाँ लिखा हुआ आपके सामने क्या लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर द मोस्ट क्रूशियल एंड ऑथेंटिक टूल्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पुरातात्विक यानी पुराने जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, वो प्राचीन भारतीय के इतिहास के पुनर्निर्माण में, ठीक है, पुराने समय के इतिहास को जानने के लिए वो हमें बहुत ही यूजफुल यानी कि प्रमाण देते हैं, लाभदायक है भाई। उनसे हम लोग ये समझ पाते हैं कि जो हमारा इतिहास था क्या था, कैसा था, उस समय क्या होता होगा। ठीक है, तो ये सब देखने को हमें मिलते हैं। आगे हम लोग को समझना है, they provide solid physical evidence especially for the prehistoric periods and early civilizations where written records are there absent or remain undeciphered। ठीक है, remain undeciphered। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंड these sources are primarily classified into the following categories। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुराने सॉलिड्स हैं, ठीक है, फिजिकल एविडेंस हैं
ये स्पेशली जो है कि खास करके हमें ये जानने को देते हैं कि उस समय कैसा सिस्टम था। क्योंकि देखो उस समय हमारे पास कुछ ऐसा रिटेन रिकॉर्ड्स था, ठीक है? रिटेन रिकॉर्ड्स देखो खास करके ऐसा नहीं ना था कि जो हमें जिस तरह से अभी हम लोग समझ पा रहे हैं, अभी कुछ देख पा रहे हैं टीवी में, है ना? कुछ बुक्स में इस टाइप से वहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं कुछ ऐसे सॉलिड्स जगह हैं या फिर मंदिर, गुफाएँ, तो ऐसे सब जगह आपको देखने मिलेंगे, शिलालेख, ठीक है? ऐसे-ऐसे जगह देखने को मिलेंगे पुराने समय के अकॉर्डिंग। तो उनसे हम लोग क्या पता करते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ होगा, वहाँ ऐसा वैसा हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, वे प्रमाण होते हैं। ये जो है कि वे प्रमाण होते हैं इतिहास को जानने का, प्राचीन इतिहास को जानने का, कि जिस जगह इसमें आपको क्या मिलते हैं, ज़मीन की खुदाई करने पर, इसमें पुराने अवशेष, ठीक है? इनमें से आपको क्या-क्या मिलते हैं, जैसे कि आपको कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करूँ तो इसमें से आपको अभिलेख मिलते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिक्के मिलते हैं, आपको मिलते हैं स्मारक, भवन, ठीक है? तो इस तरह से आपको मिलते हैं भाई मूर्तियाँ मिलते हैं, ठीक है? तो स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं आपको, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एक्सकैवेशंस मिलते हैं। तो इस तरह से इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समझ पाते हैं कि जो हमारे पुराने प्राचीन इतिहास है वो कैसा रहा होगा। सो देखिए इसमें से कुछ-कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ-कुछ समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आपका है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है? तो इंस्क्रिप्शंस का जो मतलब होता है इसे हम लोग एपिग्राफी भी बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस का क्या मतलब होता है? इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं अभिलेख, ठीक है? तो अभिलेख क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पत्थरों, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर जो लिखे हुए लेख होते हैं, इस लेख को हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है? तो ये दीवारों पे लिखे होते हैं, स्तंभों पे मतलब स्तंभों पे, खुट्टों पे ना जो खुटा होता है, जो बीम होता है ना? जो दीवार होते हैं, ये पत्थरों पे ऐसे-ऐसे जगहों पे, ताम्रपत्रों पे ऐसे-ऐसे जगह पे लिखे हुए हमें साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन इतिहास को जानने का। समझ में आ गया? तो यही हमारा क्या होता है इंस्क्रिप्शंस होता है। जैसे कि हम लोग समझने चाहें तो अशोक का, है ना? अशोक का इंस्क्रिप्शंस हम लोग बोल सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल किसका? अशोक का, अशोक सम्राट, ठीक है? एंड कई ऐसे आपको चीज़ देखने को ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है? सो ये आपने इतिहास का क्या समझा? इंस्क्रिप्शन समझा। देन आपका है कॉइन्स, कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स, इट मीन्स मुद्रा, यानी कि यहाँ कॉइन्स मतलब हो गया आपका सिक्का, ठीक है? तो सिक्का इसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स मैटिक्स क्या? ये इसलिए कि जो कॉइन्स के बारे में इसके हिस्ट्री की बताते हैं, ठीक है? तो कॉइन्स के बारे में जो हिस्ट्री बताते हैं, जो बताए थे, इसको क्या कहे जाते हैं? मुद्रा शास्त्र कहे जाते हैं, ठीक है? तो देखिए जब इतिहासकार जो है कि जो पुराने समय में हमें क्या बताया कॉइन्स के बारे में समझाया कि हिस्ट्री में कॉइन्स का क्या यूज़ होता था, किस तरह से इसमें क्या किए जाते थे। तो ये न्यूमिस्मेटिक्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला इसमें कि जो प्राचीन भारत में बहुत से राजा थे, राजाओं ने क्या किए थे अपने आजीविका चलाने के लिए, देश चलाने के लिए सॉरी अपना राज चलाने के लिए साम्राज्य चलाने के लिए तो वो क्या करते थे भाई शासन करने के लिए वो व्यापार करने के लिए वो क्या करते स्टूडेंट्स अपना कॉइन्स बनाते थे, ठीक है? खुद का कॉइन्स होता था। इन कॉइन्स की मदद से वो अलग-अलग वर्क करते थे। को है ना अलग-अलग वर्क करते बहुत सारे वर्क करते थे कॉइन्स की मदद से। ठीक है? जिस तरह से अभी पैसे होते हैं ना, कैश की मदद से हम कोई काम करते हैं तो भाई कैश का यूज़ करते हैं, काम करते हैं। लेकिन उस समय ओनली कॉइन्स चलता था, उसमें कैश नहीं चलता था। तो कॉइन्स की मदद से क्या करते थे व्यापार करते थे, है ना? कोई भी सेना को देना होता था, समाज को देना होता था, तो वो कॉइन्स की मदद से ही मदद कर पाते थे। ठीक है? तो सिक्कों से हमें राजाओं और शासकों के नामों की जानकारी मिलती है और जो भी किंगडम होते थे ना उनके जो भी किंग होते थे तो उनके कॉइन्स में उनका ही चित्र होता था
ठीक है, उनका चित्र के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे इंडिया में अगर रहा जाए तो भाई मान लो इंडिया में आपका महात्मा गांधी का तस्वीर आपका लगा देखेंगे ना, तो जब भी कोई नोट्स आप नोट देखते होंगे, कैश देखते होंगे, उसमें आपको महात्मा गांधी का पिक्चर्स दिखे होते हैं। तो उस पिक्चर्स की मदद से आप क्या करते हैं, अगर वो पिक्चर आपका ना रहे तो क्या वो सिर्फ ओनली कागज माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ओनली पेपर माना जाएगा, उसको उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। समझ आया? उसी तरह से उस समय कॉइन्स क्या होते थे भाई, राजाओं के नाम को, उनके साम्राज्य को बताते थे। ठीक है, तो इस तरह से कॉइन्स के मदद से भी हम लोग इतिहास को समझते थे। एंड आगे देखते हैं, मटेरियल रिमेन्स। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर ये क्या मतलब होता है, तो मटेरियल्स रिमेन्स का हिंदी वर्ड होता है स्टूडेंट्स भौतिक अवशेष। ठीक है, तो कई भौतिक अवशेष ऐसे हैं जिसकी मदद से हम लोग ये समझ पाते हैं कि भाई हमारा इतिहास, प्राचीन इतिहास कैसा था। ठीक है, तो मटेरियल रिमेन्स कौन कौन से आपके, तो मटेरियल्स रिमेन्स की बात करें तो आपको देखने को मिले हैं पोइट्री। ठीक है, पोइट्री, इसमें क्या, इसका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, जो आपको यूज उस समय के होते हुए दिखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे आपको वेपन्स दिखे होंगे, एवरीडे यूज होने वाले टूल्स दिखे होंगे, है ना, तो उस समय के, है ना, ज्वेलरी आपको देखने को मिले होंगे उस समय। मतलब पुराने समय के आप समझ लो कि मटेरियल रिमेन्स क्या, कि ये अवशेष हमें मिले, ये रिमेन्स हमें मिले। ठीक है, ये मटेरियल रिमेन्स हमें मिले, क्या क्या मिले, पोटरी मिले, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, ज्वेलरी मिले, है ना, टॉयज मिले, हाउस रिमेन्स मिले, स्टेट्यूज मिले। ठीक है, स्टेट्यूज मिले और बॉन्स भी देखने को मिले उस समय के। अब बताओ उस समय के, तो ये सब किसके दौरान, खुदाई के दौरान हमें ये सब चीज देखने को इतिहास में मिले हैं। तो इससे हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमारा हिस्ट्री कैसा था। अंडरस्टैंड, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छा से आया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 है, डिस्कस द ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाट आर इट्स मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस विथ रेफरेंस टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। तो कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार हैं उन पर सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि चर्चा करें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है उनके बारे में आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करना है। एंड कह रहे हैं कि जो इसकी क्या, जो इसकी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, यानी कि भौतिक जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या है वो भी बताना है। और इसमें कह रहे हैं कि डिस्कस विद रेफरेंस हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। आपको क्या कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में आपको यहाँ पर चर्चा करना है। अंडरस्टैंड, सो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का हम लोग अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो देखिए ये जो सभ्यता, सबसे पहले ये समझते हैं, तो ये जो सभ्यता जो था वो आपका 2600, है ना, ईसा पूर्व से ना, BCE से लेकर देखो इसमें ये आपने क्या देखा, 2600 से लेके 1900। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिले, मतलब देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में ये आपको सभ्यता वहां पर देखने को मिला हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसकी अगर ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें स्टूडेंट, तो आपको पश्चिम में बात करें कि जो ये पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है ना, आपको क्या देखने को मिलेगा, पश्चिम साइड में आपको बलूचिस्तान। ठीक है, क्या मिलेगा भाई, बलूचिस्तान मिलेगा। ठीक है, पश्चिम साइड में जो कि मिलेगा आपको, पश्चिम साइड में बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कौन सी बता रहे हैं, ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बारे में बता रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पश्चिम साइड में आपको बलूचिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिलते हैं। पूर्व साइड में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर में आपको जम्मू क्षेत्र भी, दक्षिण में गुजरात के तटीय क्षेत्र भी। तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसकी बात करें कि पहला पहला अकॉर्डिंग तो आपका क्वेश्चन यही था।
यहाँ पे कुछ-कुछ हम लोग पढ़ के भी एक बार डिस्कस करते हैं। The Harappa civilization was geographically massive, covering a territory much larger than the contemporary civilizations of Egypt and Mesopotamia. कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही विशाल था, ठीक है? बहुत ही विशाल था, ठीक है? बहुत ही लार्जर था, ठीक है? बहुत ही विशाल क्षेत्र में क्षेत्र जैसे कि मिस्र और मोटामिया, ठीक है? तो इनमें से मिस्र और मोटापिया देखा जाए, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, इसके अकॉर्डिंग आपने देखा जाए तो इतनी दूर-दूर तक इतने बड़े सभ्यता तक ये पहुँचे हुए थे, तो इतने बड़े सभ्यता थे। अब लोग समझ सकते हैं कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता वो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र पर स्थित था। यह उस समय की यह जो है कि उस समय मिस्र, इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से भी अधिक बड़ी मतलब क्षेत्र पर क्या था भाई, ये स्थित था। कौन? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? तो ये आप लोग को समझे। यानी कि अब आप देखा जाए, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ज्योग्राफिकली मैसिव, इट मीन्स ये कि भौगोलिक रूप से जो है कि वो बहुत ही विशाल था, ठीक है? और दूसरा कवरिंग अ टेरिटरी, ठीक है? कवरिंग अ टेरिटरी यहाँ पे, ठीक है? यानी कि ये जो है कि बड़े भूभाग में फैली हुई थी। और दूसरी बात कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस, तो ये जो है कि उसी समय अन्य-अन्य सभ्यताएँ आपको वहाँ पर देखने को मिली। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये केवल एक शहर तक ही नहीं थी, बल्कि यह आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक? तो ये आपने समझा। आगे ये क्वेश्चन में क्या कह रहे थे? क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि अच्छा, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो इसको हम लोग देखते हैं अब। उस समय जो है कि आपको एडवांस टाउन प्लानिंग देखने को मिले होंगे, ठीक है? तो ऐसा क्या था भाई, एडवांस टाउन प्लानिंग में ऐसा क्या था? कि देखो उस समय जो है कि अ, सभ्यता बनाए गए थे, वो जो भी संस्कृति थी, जो भी वहाँ पे यानी घर-द्वार जो बने हुए थे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित थे। ऐसा क्यों भाई? कि उस समय के जो रोड होते थे, सड़कें जो होते थे ना, वो 90 डिग्री एंगल्स पे बनाए जाते थे। सड़कें जो होते थे किस तरह से? 90 डिग्री एंगल्स के अकॉर्डिंग बनते थे, बहुत ही चौड़ा, ठीक है? इस टाइप से बहुत ही चौड़ा 90 डिग्री एंगल से बनाए जाते थे। ठीक है? और इससे जो है कि क्या होता था, पूरा जो शहर वो सुव्यवस्थित रहता था, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज होके रहता था, ठीक है? और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी मतलब लगाए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब समझते हो? उस समय आपको ड्रेनेज सिस्टम क्या देखने को मिलता होगा? अ एडवांस टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो ड्रेनेज सिस्टम ये कि नाली की व्यवस्था, ठीक है? नाली की व्यवस्था लगभग हर घर के जो गली होती थी ना, तो गली में आपको नालियाँ सिस्टम वहाँ पर दिया गया था वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पर क्या दिया था, नाली सिस्टम, कि अंदर-अंदर मतलब नाली का पानी जाता था। आप सोच सकते हो गंदा जितनी भी पानी होते थे वो ढकी हुई नालियों से बाहर निकलता था। तो यह उस समय की सबसे बड़ी उन्नत व्यवस्था मानी जाती है। उसके बाद था इसमें एडवांस्ड टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग वेल प्लान्ड हाउसेस, ठीक है? क्या था भाई? वेल प्लान्ड हाउसेस। तो जो वहाँ उससे जो घर जो बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से, ठीक है? कौन से? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे भैया। ठीक है? पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे। आप लोग देखेंगे तो आपको पता पता चलेगा। तो और जो कई जो घर जो होते थे ना, वहाँ पे घर के अंदर में बाथरूम बनाया जाता था, एक स्पेशल बाथरूम बनाया जाता था, ठीक है? और दूसरी बात, उसमें जो घर के जो आँगन होते थे वो बहुत ही चौड़ा, बहुत ही अच्छा-सा होता था। घरों का जो निर्माण एक निश्चित आयोजन तरीके से किया गया था। तो सो ये एडवांस टाउन प्लानिंग था। एंड दूसरा यहाँ पर देखा जाए आपका, तो दूसरा है आपका भाई कि स्टैंडर्डाइज़्ड, ठीक है? तो स्टैंडर्डाइज़्ड आर्किटेक्चर्स, इसमें क्या? इसमें आपको क्या देखने को ऐसा मिलता होगा? तो देखिए,
तो ये इसका मतलब ये समझ लो कि ये जो घर जो था वो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से, वो समय जो था वो बहुत ही, जो भवन जो था बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से बनाए गए थे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये समझो कि जो शहर और भवन जो थे वो एक सही नियम नियम और सही माप के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। समझ आ गया? तो इस हड़प्पा सभ्यता में जो कि लोग जो बनाते थे, आप लोग जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। ठीक है, किसका? स्टैंडर्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। ठीक है, मतलब खास ईंटों का निर्माण करते थे, एकदम सही तरीके से, एक सही माप के अकॉर्डिंग, मेजर के अकॉर्डिंग ईंटों का निर्माण करते थे, मतलब ईंटों का मदद लेते थे भवन बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको इसका जो आकार था, किस आकार था? इसका आकार का जो था अधिकांश, तो वो इस तरह से था कि जैसे मान लो इसके अनुपात के अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो 1:2:4 के अकॉर्डिंग ये आपका ये था। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग इसका मेजर किया हुआ था। और दूसरी बात, वहाँ पे जो घर होते थे सिमिलर हाउस होते थे। घर जो होते थे ये नहीं कि किसी का ऐसा किसी का वैसा, तो घर जो बनाए गए थे ना सिमिलर हाउस थे। डिजाइन जो था सिमिलर था, सभी घर का जो डिजाइन था बिल्कुल भाई सिमिलर हाउस डिजाइन, सिमिलर हाउस डिजाइन था। कि जितने भी घर थे वहाँ पे सिमिलर हाउस डिजाइन था। ठीक है, यूनिफॉर्म टाउन लॉयल था, यानी कि एक जैसी नगर योजना। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेंगे स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर में। अंडरस्टैंड? तो ये आप लोग समझ गए। तो क्या समझे इसमें, क्या समझे कि भाई जो स्टैंडर्डाइज्ड आर्किटेक्चर जो है, ये इसमें भवनों, नगरों और नगरों का निर्माण एक समान माप, डिजाइन और नियमों के अनुसार किया गया था। समझ में आ गया? सो अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एग्जेप्शनल ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या होता था? तो देखिए यहाँ पे अगर बताया जाए इसका मतलब क्या, कि जो कि ये जो सिस्टम होता था एक्सेप्शनल ड्रेनेज सिस्टम, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशंस की जो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नाली व्यवस्था पर बहुत ही एडवांस थी। मतलब कि उस समय जो इसकी ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस थी, आप सोच सकते हो। अब अभी हम लोग कितना आगे हैं उनसे, मतलब कितना आगे टाइम पे आ चुके हैं, लेकिन उस समय भी उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी बहुत ही एडवांस थी। हर घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो छोटी नालियों के माध्यम से, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मतलब उसी तरह से, और दूसरी बात कि ये जो नालियाँ जो है थी वो पक्की ईंटों से, ये भी नालियाँ किससे बनी थी? पक्की ईंटों से बनी थी। ठीक है, और नालियों की जो सफाई के लिए अलग सा सिस्टम बनाया होता था, मतलब है ना? तो इस तरह से आपको ये समझना है। और दूसरा, दूसरा देखिए इसमें आपका है स्टैंडर्डाइज्ड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या देखने को आपको मिलता होगा, इसको भी समझिए। तो जैसे कि आर्टिफैक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुरानी वस्तुएं ना, पुरातात्विक वस्तुएं। ठीक है, कौन सी क्या होता है? पुरातात्विक वस्तुएं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिले, क्या होते हैं पुरातात्विक वस्तु? जैसे कि मान लो पोइट्री। ठीक है, ठीक है, जैसे कि पोइट्री, जो सील्स यानी कि मोहरें, टॉयज, टॉयज और बहुत सारे ऐसे चीज जैसे कि आपको आर्टिफैक्ट्स में देखने को मिलते थे। ठीक, तो ये है आपका। और इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशंस में जो जो आर्टिफैक्ट्स जो थे वो बहुत ही स्टैंडर्ड थे। ठीक है, यानी कि अलग अलग सिटीज में मिलने वाली जो भी बहुत सी ऑब्जेक्ट्स थी वो एक जैसे एक जैसे साइज और डिजाइन के बने होते थे। ठीक है, जैसे कि वेट एंड मेजर जो है कि उनका सेम होता था। तो ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर अब 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। कह रहे हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है इनके पतन का क्या कारण था, पतन के क्या कारण थे, आखिर कैसे इसका पतन हो गया, कैसे इसका विनाश हो गया ये हड़प्पा सभ्यता का। तो इनके बारे में आपको बता रहे हैं, बताना है। ठीक है, सो इसके बहुत सारे रीजंस हैं हड़प्पा सभ्यता का। सुन रहे हैं कि कई विद्वानों का कहना है कि वहां पे बाढ़ आ गए थे, है ना? बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी, उन्हें वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट जो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। ठीक है, बहुत ही उसमें परिवर्तन आ गया था जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला। The decline of the Harappan civilization was not caused by a single catastrophic event or a sudden foreign invention.
इन्वेशन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है, इनका पतन का किसी एक विनाशकारी घटना या फिर अचानक हुए विदेशी आक्रमण के कारण नहीं हुआ। सिर्फ सिर्फ ऐसा ही नहीं कहा जा सकता कि कोई आक्रमण कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब कोई एक चीज इसका प्रमाण नहीं मिला है अभी तक कि भाई ऐसा हुआ होगा। बहुत विद्वान बहुत कुछ इसको कहते हैं। Instead, modern historians agree that it was a gradual process of de-urbanization where people slowly abandoned the great cities over centuries due to a combination of severe environmental and economic crisis। तो इसमें आपको क्या देखने मिले? देखिए, इसमें क्या है कि जो बहुत सारे जो महान विद्वानकार थे, इतिहासकार थे, विद्वान थे, जो इतिहासकार थे, इस बात से सहमत कहते हैं कि जो यह शहरीकरण में क्रमिक के अनुसार सुनते हैं ये प्रक्रिया हुआ, मतलब क्रम के अनुसार ना। इसमें गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक संकट के संयोजन से भी ये सब चीज देखने को मिले, ठीक है। जिसमें से कह रहे हैं कि मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। कुछ कुछ विद्वान तो ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत भूकंप आ गया था, बाढ़ आ गया था, या फिर नदी की जो सिंधु नदी की जो रुख थी वो मुड़ गए थे, जिसके वजह से वहाँ पे सूखा पड़ने लगा। और इस सूखा होने से वजह से वो अपने आप नष्ट हो गया, समझ रहा है। तो अजय अजय बहुत लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। सो हमें देखना है। इसमें से पहला कारण कह रहा है कि इकोलॉजिकल डिग्रेजुएशन, ठीक है। डिग्रेडेशन इसको भी ये एक कारण माना जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पारिस्थितिक क्षरण। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्यावरण से संबंधित जो सिस्टम थे वो खराब हो गया, तो वो नष्ट हो गया था, डिग्रेडेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का मतलब ये हो गया कि भैया पर्यावरण का जो है, सुन रहे हैं कि धीरे धीरे सिस्टम जो क्लाइमेट चेंज होने लगा, वहाँ पे जो धीरे-धीरे खराब होने लगा, उनकी गुणवत्ता घट गया। जंगल वहाँ पे जो है कि ना नष्ट होने लगे, नदियाँ सूखने लगी, मिट्टियाँ अधिक मतलब ये हो गए, मिट्टियाँ जो है कि बंजर बनने लगे, ठीक है? इस तरह से सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है? और ये जो कि पानी की प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक उपयोग होने से, मतलब कि वहाँ अधिक उपयोग होने लगा कि भाई बहुत बहुत लोग बहुत कुछ अपने मन से सोच समझ के बता रहे हैं, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, मतलब ऐसे-ऐसे कह रहे हैं जिसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिला। सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं क्या देखिए, सेकंड देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, आपने अभी भी इसको थोड़ा डाउट है तो इसमें ये समझो कि इसमें से कुछ कारण क्या-क्या समझे कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का क्या-क्या, ये भी इसमें कारण, इस कारण में आपको ये समझ जाना कि भैया कि नदियों की जो मार्ग थे वो बदल जा रहे थे, ठीक है? नदियों के जो मार्ग थे वहाँ पे जो लोग बसे हुए थे, जिस जिस आश्रय से, जिस उम्मीद से बसे हुए थे, उनके मार्ग में ही बदलाव देखने मिला। बार-बार बाढ़ आ जाता था, ठीक है? और भयंकर सूखा पड़ने लगता था, जंगलों की वहाँ पर कटाई होने लगी, ठीक है? और कृषि की भूमि भी कृषि कार्य नहीं हो रहे थे, ठीक है? वहाँ पर ऐसे होने से बंजर बन गया और वो कृषि कार्य भी नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से भी ये विनाश के कारण बने, जिसकी वजह से भी ये कह रहे हैं कि ये सभ्यता नाश हुआ। हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर्स, इसमें क्या, तो अब देखो नाम से पता चलता है जल संबंधी आपदाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जल संबंधी आपदाएं होगी, मतलब कि बाढ़ आया होगा, जब बहुत अधिक बारिश वहां पे सुनने की हुई तो बाढ़ बहुत ज्यादा आने लगा, नदी का जो मार्ग बदलने लगा, मतलब सब में कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिखेंगे। पानी की कमी होने लगी, या फिर पानी बहुत, मतलब बाढ़ बहुत अधिक आ जाने से, मतलब कुछ ने तहस नहस हो गया। अब सोचो नदी बगल में बाढ़ भयंकर आ गया तो भाई वो बचेंगे, वो तहस-नहस तो होंगे ना। आप सोच सकते हो। तो क्या-क्या उदाहरण देखने को मिला हाइड्रोलॉजिकल में कि भाई बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गए। अचानक आने वाली वो जो कि ज़मीन थी वो धँसने लगे, और अचानक कह रहे हैं कि वो सूखा पड़ गया, तो ड्राउट्स देखने को मिले। और जो कि सबसे बड़ा कारण है कि नदी की जो मार्ग चेंज हो गया, जिसके कारण बहुत सारे फिर सिस्टम देखने को मिला। तो कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन थे, वो हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर का बहुत बड़ा कह रहे हैं कि कारण माना जाता है। ठीक है? क्योंकि बार-बार बाढ़ आने से, नदियों के रास्ते बदलने से, जल की कमी होने से कृषि व्यापार प्रभावित हो रहे थे। सो ये हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर आपको देखने को मिले हैं उस समय। दूसरा यहाँ पर देखने के लिए देखिए क्या है, देखो सीवियर क्लाइमेट चेंज, ठीक है?
तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ही गंभीर जलवायु परिवर्तन, तो वही मैंने आपको बताया ना कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होने से भी ये हो गया। क्लाइमेट चेंज होने के बाद क्या है कि क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, जब कई साल, कई 100 साल के बाद है ना, 100, 5 50 साल, 100 साल, 200 साल टाइम लगते हैं। उस समय के बाद अचानक जो मानसून बदल जाता है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है। वहाँ के मौसम, वहाँ का प्रकृति, वहाँ के नेचर में जैसे कि ज़मीन, ठीक है? बहुत सारे चीज़ आपको अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से भी होने से कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है? और दूसरा आपका एक कारण यहाँ पे है इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। तो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन से भी कह रहे हैं कि इनका अंत हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे मेसोपोटामिया, क्या? अ मेसोपोटामिया, ठीक है? तो मेसोपोटामिया जैसी जो अन्य प्राचीन सभ्यता थी, वो अपने जो पोटामिया से यहाँ का बिज़नेस होता था, व्यापार चलता था, व्यापार नेटवर्क था, वो कह रहा है कि ब्रेक डाउन हो गया, मतलब धीरे-धीरे वो टूट गया। और वो टूटने से लोगों का जो पलायन करने और छोटे ग्रामीण कृषि प्रधान गाँव में ये क्या हो गया, मतलब कि उसका गुज़ारा अब नहीं होने लगा। वहाँ के जो लोग थे, उनका गुज़ारा नहीं, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक स्थिति ही सही नहीं होगा। वहाँ पे देखो पैसे ही नहीं होंगे, मतलब धन नहीं होंगे, है ना? सिस्टम नहीं होंगे, उस समय धन की क्या बात है। तो उस समय की जो जिससे आजीविका चलते थे, जिससे रहन-सहन, खान-पान दिन चलते थे, ठीक है? तो जिससे लोग धन अर्जित करते थे, आजीविका चलाते थे, है ना? जो जिस पर आजीविका टिका हुआ था, वही नहीं रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे, आर्थिक काम ही नहीं होगा, इकोनॉमी उसका बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है? व्यापार आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। आप सोच लो, तो बिज़नेस बंद हो जाएगा तो क्या लोग कैसे जी पाएँगे, कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? सो ऐसा भी सुने कारण देखने को मिला। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Critically analyze the religion and religious practices of हड़प्पन्स। कह रहे कि हड़प्पा वासियों के जो कि धर्म और धार्मिक प्रथाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या था उस समय के, वहाँ के उस समय के धर्म कैसे थे, है ना? धार्मिक प्रथा क्या थी? तो ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कि खास कोई रिलीजन के बारे में खास कोई एविडेंस नहीं देखने को मिला, रिटेन एविडेंस नहीं मिला हमें, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट थी अभी तक किसी को सही से समझ में नहीं आती उनकी स्क्रिप्ट कैसे थी, ठीक है? तो इनके जो स्टेट्यूज थे, टेराकोटा थे, फिगर्स थे एंड आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स थे, इनके बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर पाए, उनको समझ पाए कि उनकी क्या धर्म थी, है ना? और कह रहे हैं जैसे कि मान लो रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर हम लोग समझें, उनकी धार्मिक प्रथाएँ समझें हड़प्पा की, तो कह रहे हैं कि जो एक देवी मिला, मदर गॉडनेस वर्शिप, तो माँ देवी की पूजा, मतलब उस समय जो है कि देवी माँ की पूजा होती थी, ठीक है? मतलब कि भगवान जो थे वहाँ उस समय में कह रहे हैं कि देवी माँ थी, ठीक है? देवी माँ थे। और दूसरी ये भी देखने को मिला, दूसरी बात देखने को क्या मिला कि पशुपति पूजा होते थे, है ना? यानी कि इसमें कह रहे हैं कि एक फेमस सील पर एक योगिक पोस्चर में बैठे व्यक्ति वहाँ पर देखने को मिले। मतलब कि उससे मतलब एक मूर्ति जो देखने को मिला, मूर्ति में कह रहे हैं कि एक योगी थे, एक मतलब पुजारी थे और वो पूजा कर रहे थे। ठीक है? और कह रहा है कि उस समय ट्री वर्शिप भी होते थे। उस समय क्या होते थे? ट्री वर्शिप भी होते थे। ठीक है? ट्री वर्शिप भी देखने को मिले थे, कि भाई पूजा होते थे, वृक्ष की पूजा होती थी और पशु की भी, है ना? तो वृक्ष की पूजा के साथ एनिमल्स क्या भाई एनिमल, ठीक है? तो एनिमल वर्शिप भी होते थे, सुन रहे हैं? ठीक है। और साथ में धार्मिक स्नान होता था, है ना? और क्रिटिकल इसको समझे तो क्रिटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग समझे तो क्या समझे तो उस समय मदर गॉडनेस थी, है ना? जो फिगर जो हमें देखने मिला, जो देवी माँ की पूजा होती थी, ठीक है? पशुपति सील मिली है एंड ट्री एंड एनिमल वर्शिप की जो प्रमाण मिले हैं हमें वहाँ पे। और ग्रेट बाथ मतलब कि जो सिस्टम थे नहाने की, जो धार्मिक स्नान होता था वहाँ उस समय, तो ये भी हमें देखने को मिला वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में। सो ये है क्वेश्चन 5 का मतलब, ठीक? आप इसे में पढ़ेंगे तो आपको सब मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको साफ-साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है? पशुपति फिगर,
इसमें कह रहे हैं कि एग्जामिन द स्पेशल pattern of early Harappan settlements and their characteristics features। कह रहे हैं कि प्रारंभिक हड़प्पा कालीन बस्तियों के स्थानिक स्वरूप और उनकी क्या करना है, विशेषताओं का क्या करना है, स्टूडेंट्स परीक्षण करना है। सो इसमें से आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो प्रारंभिक जो हड़प्पा कालीन बस्तियां जो थे वो किस प्रकार था, क्या उसका पैटर्न था। ठीक, तो इसको समझना है। लिखा है अर्ली हड़प्पन जो समय था, युग था, फेज था, वो रिप्रेजेंट करता है कौन सा काल का, क्रूशियल ट्रांजिशनल पीरियड को, मतलब कि संक्रमण कालीन काल को ये इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, व्हेन ह्यूमन सोसाइटीज मूव्ड फ्रॉम लिविंग अ सिंपल रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज टू बिल्डिंग द फाउंडेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, कह रहे हैं कि जब मानव समाज साधारण ग्रामीण कृषि समुदाय में रहने से एक जटिल शहरी सभ्यता की नींव रखने की ओर अग्रसर हुआ, है ना। तो ये उस समय की बात है, उस समय से, है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस this period shows a distinct shift in where and how people choose to live। यह काल लोगों के रहने के स्थान और तरीके में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग समझते हैं। जैसे क्या, जैसे एग्जांपल में आप लोग क्या समझ सकते हैं, शिफ्ट इन सेटलमेंट लोकेशंस। ठीक है, तो यहाँ क्या होता था कि जो प्रारंभ में जो लोग थे वो क्या करते थे भैया, हिली एंड माउंटेन्स। ठीक है, हिली एंड माउंटेन्स वाले जो क्षेत्र के बाहरी जो क्षेत्र है उनमें रहते थे। ठीक है, और अर्ली हड़प्पन जो थे, प्रारंभिक हड़प्पा काल जो थे, इसके दौरान जो लोग भोजन उगाने, तेजी से बढ़ती आबादी का भरण पोषण करने के लिए सिंधु, ठीक है, कहाँ पे भाई, इंडस है ना, इंडस एंड घाघर हाकरा, है ना, घग्गर हाकरा, यानी कि इसके लिए सिंधु और घग्गर हाकरा नदी प्रणालियों को अधिक क्या करते थे, उपजाऊ करते थे। ठीक है, और इसमें से जो जो क्या कहते हैं, चौड़ी नदी थी, ठीक है, सफोर्ड एंड लिखा है कि यहाँ से आप लोग पढ़िए, लिखा है कि घग्गर हाकरा systems to grow much more food and support rapidly growing populations। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिंधु और घग्गर नदी की जो प्रणालियां थी, इनकी इनमें अधिक अत्यधिक उपजाऊ, चौड़ी नदी घाटियों में नीचे की ओर जाने लगे। तो ये सब आपको वहां पर देखने को मिले। ठीक है, शिफ्टिंग विलेज, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या, फोर्टिफाइड विलेज स्ट्रक्चर्स, यानी कि सुरक्षा के लिए किलेबंद गांव। प्राचीन समय में कुछ गांव के जो चारों ओर मजबूत दीवार बनाए जाते थे। ठीक है, और या फिर खाई मिट्टी, मतलब मिट्टी जो है कि खाई, या फिर मिट्टी के ऊंचे बांध बनाए जाते थे उस समय। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो गांव के बाहरी आक्रमणकारी है या फिर जंगली जानवर है वो उन पर अटैक ना करे, वो उन पर क्या ना करे, अटैक ना करे, जिससे उन्हें नुकसान ना हो। तो यहाँ पे कुल मिला के एक बात आप समझे तो फोर्टिफाइड विलेज स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ऐसे गांव थे जिनके चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें, खाइयां, बांध आदि बनाए जाते थे। यह लोगों की सुरक्षा, अस्थायी निवास और संगठित समाज का प्रमाण है। ओके, बाकी आप ये भी देख लो, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ये भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिले थे। ठीक, उसके बाद अब ये कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट इज नियोलिथिक कल्चर डिस्कस विथ रेफरेंस टू कश्मीर वैली एंड साउथ इंडिया। कह रहे हैं कि नवपाषाण जो है कि संस्कृति क्या है, न्योलिथिक कल्चर क्या है, और कश्मीर घाटी के पास, कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये क्या है ना, इसके बारे में आपको समझाना है। कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में ये नवपाषाण संस्कृति का चर्चा करना है। समझ में आ रही है बात, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं।
स्टूडेंट्स देखिए, नियोलिथिक कल्चर का एक अलग नाम भी है कि नियो स्टोन एज, ठीक है। नवपाषाण काल, यह वह समय था जब मनुष्य ने केवल शिकार और भोजन संग्रह ही नहीं, यहाँ पे कृषि कार्य भी करना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, ठीक है। लोग पहले घुमंतु जीवन जीते थे, ठीक है। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे, जैसे कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, तो लोग क्या करते थे, शिकार करना भी नहीं जानते थे, मतलब खाना खाना भी नहीं जानते थे, कृषि करना भी नहीं जानते थे। लेकिन नियोलिथिक कल्चर में क्या हुआ, लोग कृषि कार्य करना सीखे, लोग एक जगह गांव मतलब बसना सीखे, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर करना सीखे, क्या क्या सीखे, एग्रीकल्चर करना सीखे, एग्रीकल्चर कर रहे थे। बहुत सारे कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके साथ-साथ ये पशु पालना सीखे, जैसे कि मान लो गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पालतू जानवर पाले गए थे। एग्रीकल्चर में गेहूँ, जौ ये सब खेती किया करते थे लोग, ठीक। और उसके बाद जैसे अस्थायी बस्तियाँ होने लगे, लोग घरों में रहने लगे, लोग जहाँ-तहाँ नहीं भटक रहे थे। और क्या कहते हैं, चिकने पत्थर के पॉलिश्ड स्टोन टूल्स आपको देखने को उस समय मिले। पत्थरों के घिस का टूल्स का एकदम पतले-पतले नुकीले हथियार बनाए जाने लगे उस समय, ठीक है। पॉटरी का यूज़ करने लगे, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। खाना पकाने के लिए मिट्टी का बर्तन का यूज़ किया जाने लगा। बुनाई का काम, वीविंग का काम होने लगा। ये सब उस समय देखने को आपको मिले, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो ये बात समझ में आएगा आपको। तो इसमें आपने क्या देखा भई? अ, नियोलिथिक कल्चर में क्या देखा? नियोलिखित लिथिक कल्चर में आपने ये देखा कि भाई इसी काल में जो कि मानव में क्या आया था, बड़ा परिवर्तन आया था। लोग शिकार से कृषि की ओर गए, घुमंतु जीवन से अस्थायी जीवन की ओर गए, ठीक है। तो मानव इतिहास का तो नियोलिथिक क्या है भाई? नियोलिथिक मानव इतिहास का वह चरण है जिसमें कृषि, पशुपालक, अस्थायी बस्तियाँ, चिकने पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन का विकास हुआ। इस काल में लोग घुमंतु जीवन को छोड़ के कहाँ गए? गाँव में बसने लगे, अस्थायी घर बनाने लगे, खेती करने लगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ गए। तो ये कश्मीर वैली के अकॉर्डिंग ही ये बताया जा रहा है। ये जो है कि किसके अकॉर्डिंग? कश्मीर वैली के अकॉर्डिंग ही चर्चा मैंने आपको कर दिया। सो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिस्कस द टूल्स, सब्सटेंस, पैटर्न एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के जो औजार थे, सामाजिक संस्कृति थी, सोशल निर्वाह, सामाजिक संस्कृति, निर्वाह पद्धति थी और सामाजिक जो संगठन थे, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। समझ में आ गया? सो आगे मेसोलिथिक कल्चर्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये उस समय की बात है। मतलब अब ये समझ लो कि पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण है ना, तो पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक काल पीरियड से लेकर नियोलिथिक पीरियड के बीच की अवधि, ठीक है, नियोलिथिक। तो इनके बीच के टाइम को ही क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये जो है कि मध्य पाषाण, इसको हिंदी में कहा जाता है मध्य पाषाण। तो ये समय कब से माना जाता है? तो 10,000 ईस्वी से। तो मेसोलिथिक जो कि मेसोलिथिक काल माना जाता है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 8,000 से या 6,000, ठीक है, 8,000, कोई 8,000 कहते हैं, कोई 6,000। तो इतने ईस्वी तक के हिस्ट्री को हम लोग क्या कहेंगे भैया? मेसोलिथिक, अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है कि क्या-क्या किए जाते थे, समझिए ध्यान से। इसमें टूल्स का उपयोग होता था, है ना? टूल्स का जो उपयोग होता था, तो वो नुकीले यानी छोटे-छोटे नुकीले पदार्थ का, ठीक है? टूल्स का यूज़ जो होता था, छोटे-छोटे पत्थरों के बनाए हुए टूल्स का यूज़ होता था, ठीक है? जिसे हम लोग माइक्रोलिथ्स कहते थे, ठीक है? छोटे-छोटे पत्थरों के बनाए हुए औजार को, टूल्स को हम लोग क्या कहते थे? माइक्रोलिथ्स, ठीक है? जिसमें से क्या-क्या बनते थे? माइक्रोलिथ्स में क्या-क्या बनते थे? तो इसमें से अगर बात करें क्या बनते थे भैया? ब्लेड्स, ब्लेड्स,
स्क्रैपर्स, ठीक है, स्क्रैपर्स, बरिन्स, है ना? तो इस तरह के चीज़ें कि बनाए जाते हैं। स्पीड हेड्स, ये सब भाले की नोक, इस तरह के चीज़ें बनाए जाते थे, है ना? और दूसरी बात करें तो सब्सिस्टेंस पैटर्न की बात करें, ठीक है? इसमें से ये सब्सिस्टेंस पैटर्न की अगर बात करें, देखिए इसमें जो है कि लोग हंटिंग पे शिकार होते थे, ठीक है? इस काल में, मेसोलिथिक काल में, ठीक? हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, ठीक है? हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग करते थे। तो हंटिंग मतलब जानवरों का शिकार करते थे, फिशिंग मतलब मछली पकड़ते थे और गैदरिंग मतलब फल, कंद-मूल, बीज इकट्ठा करते थे। समझ में आ गया? ये सब इस समय आपको देखने को मिले थे। उसके बाद आगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो देखिए लोग छोटे-छोटे बैंड्स एंड ट्राइब्स यानी कि समूहों में रहा करते थे, समझ में आ गया? और दूसरे परिवार जो थे कि परिवार सामाजिक इकाइयों का आधार था उस समय, जो फैमिली होता, छोटे-छोटे फैमिली होते थे अलग-अलग छोटे-छोटे मतलब जैसे मान लो कि 10-15 लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगे, फिर 10-15 लोग मिलके फिर एक जगह इकट्ठा होने लगे और सामूहिक जीवन जीने का सोचने लगे और इसी से सामूहिक जीवन का विकास हुआ धीरे-धीरे गाँव बनने लगे। इस तरह से ऐसा होने लगा। ठीक है? और उस समय मृतकों को जो मरे हुए लोग होते जिसकी मृत्यु होती थी, उसको दफनाने की पूरी प्रथा उस समय देखने को मिले थे। ठीक है? तो आपने क्या समझा कि जो मेसोलिथिक कल्चर है, वो मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था। इस काल में माइक्रोलिथिक टूल्स का विकास हुआ, जीविका के साधन अधिक विविध बने और सामाजिक संगठन पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित हुआ। यही परिवर्तन आगे चलकर नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की नींव बनी। अंडरस्टैंड? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है और दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ, कैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि भारत की ताम्रपाषाण कालीन कृषि संस्कृतों की क्या कीजिए प्रमुख विशेषताएं क्या है इसको बताइए। तो आपको हमें समझाना है चालकोलिथिक पीरियड को, तो समझते हैं ध्यान से चलिए। ये जो काल था, ये वो काल था जब लोग क्या कहते हैं स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, ठीक है? स्टोन टूल्स पत्थर के औजार के साथ-साथ जो है कि यहाँ पे कॉपर टूल्स का भी यूज़ किए जाने लगे। ये वो काल था जब कॉपर के भी टूल्स का यूज़ किया जाना मतलब ताम्रपाषाण तांबे के औजार बनाए जाने लगे और ये 3000 बीसीई से लेके 1000 बीसीई तक के ये काल को माना जाता है, इस काल है ना? इस समय की जो कृषि थे इस समय जी की जो मुख्य विशेषता क्या थी चैल्कोलिथिक की यहाँ पे जो है कि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर देखने को जो मिले वो बहुत ही उन्नत मिले मतलब लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था चैल्कोलिथिक फार्मिंग में वो था वेट बैरली राइस और मिलेट्स जहाँ की जैसे गेहूं जौ चावल बाजरा ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे चैल्कोलिथिक फार्मिंग कल्चर में ठीक उसके बाद इस समय एनिमल्स हस्बेंड्री होता था, पशु पाले जाते थे, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि। खेती और भोजन दोनों उनके पशुओं का उपयोग का होता था, ठीक है? और पोल्ट्री का उपयोग होता था, मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था, ट्रेड एंड एक्सचेंज व्यापार का एक्सचेंज वाला सिस्टम था, ठीक है? उसमें से तांबे के सिक्के भी बनाए जाते थे और सोशल लाइफ जिया जाता था, सामाजिक जीवन जिया जाता था उस समय। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इस नोट्स में देखिए व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ अर्ली वैदिक इकोनॉमिक एंड सोसाइटी फिर से सुनिए कि यहाँ पर लिखा है कि व्हाट आर दिस साइलेंट फीचर्स ऑफ अर्ली वैदिक इकोनॉमी एंड सोसाइटी तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की इसमें इसकी क्या प्रमुख विशेषता है ये बताना है प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था बताना है और समाज की प्रमुख विशेषता बताना है तो ये क्या है इसे भी समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्ली वैदिक काल की अगर पीरियड की अगर बात करें
तो ये इसको हिंदी में कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। तो ये 1500, ठीक है, 1500 बीसीई से 1500 बीसीई से 1000 बीसीई तक माना जाता है। इस समय आर्यों का जो जीवन मुख्यतः पोस्टल या पशुपालन आधारित था, लेकिन वे खेती भी करते थे। और यहाँ पे अर्ली वैदिक इकोनॉमी की अगर बात करें, अर्ली वैदिक इकोनॉमी की बात करें, तो देखिए ये जो लिखा हुआ आपका, इसका भी मतलब आप लोग समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज हुआ करेंगे ना कि भाई सर इसका क्या मतलब, अब तो बताया नहीं, स्किप कर दिए, इसका मतलब नहीं बताया। प्रमुख लक्षण, ठीक है। तो अर्ली वैदिक इकोनॉमी का प्रमुख लक्षण इनकी और इनकी सोसाइटी का, अर्ली वैदिक इकोनॉमी एंड सोसाइटी का प्रमुख लक्षण साइलेंट फीचर्स बताने के लिए कह रहे थे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अर्ली वैदिक काल में क्या होता था, जो फैमिली एज बेसिक यूनिट्स की बात करें, तो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी वैदिक इकोनॉमी में, अर्ली वैदिक इकोनॉमी में। परिवार का जो मुखिया वो गृहपति कहलाता था, ठीक है। परिवार के जो मुखिया होते थे, जो मेन आदमी होते थे उस समय, तो उसको क्या कहते थे, गृहपति। और इस समय पैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलता था, पितृसत्तात्मक समाज, समाज जो कि पुरुषों की, समाज पुरुषों पर आधारित था, मतलब पितृसत्तात्मक मतलब पिता प्रधान है ना। तो पितृसत्तात्मक राज चलता था, समझ में आ गया। पुरुष प्रधान एंड समाज में पुरुषों की प्रमुख भूमिका थी, पिता परिवार का प्रमुख होता था। पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो महिलाओं को पोजीशन क्या था महिलाओं का, महिलाओं का सम्मान होता था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, मतलब कि कुछ सीख सकती थी, उसको नॉलेज, कहीं भी कुछ ज्ञान हासिल कर सकती थी। विवाह में उनकी सहमति को महत्व दिया जाता था, ठीक है। और दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब दिखाई देने लगे थे उस समय में, ठीक है। तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जनजाति संगठन, समाज विभिन्न जन, ये सब में विभाजित था। और राजा रानी का प्रथा चलता था, ठीक है, उस समय राजा रानी हुआ करते थे। तो देखिए ये 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया। देखिए इसके बाद मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, अभी टाइम नहीं है स्टूडेंट्स मेरे पास। और देखिए ये 10 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जरूर समझे होंगे। और देखिए अब जो भी क्वेश्चंस इसके बाद आप लोग, इसमें थोड़ा सा ना स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप लोग वीडियो को रोक कर समझ लीजिए। या फिर आप लोग ये कीजिए ना, ये नोट्स को आप लोग परचेस कर लीजिए। नोट्स परचेस करने के बाद आप लोग खुद से क्या कीजिएगा, इसे समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, देन आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सो आप लोग जरूर इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका साथ देंगे, और एग्जाम के बाद भी ये साथ देंगे। ये इसमें सिर्फ इग्नू का ही प्रिपरेशन नहीं, इसमें बहुत सारे प्रिपरेशन किए करवाए जाते हैं। सो ये सब चीज़ों को भी आप लोगों को देखना है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने क्या देखा कि जो मेरे पास नोट्स बनता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी मोस्ट इंपोर्टेंट लिए जाते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोग जल्दी से ये पीडीएफ जाके परचेस कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए मेरे साथ मिलकर प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।